नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 26 जुलाई 2022 है। हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे। देन वी हैव ग्लोबल ऑर्डर, जियो पॉलिटिक्स। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने वाले हैं। थिएटर ऑफ रिफॉर्म, ये थिएटर कमांड के साथ जुड़ा हुआ है। इट्स अबाउट अवर मिलिट्री। और लास्ट में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है, उसको समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो आई होप यू ऑल गाइज आर रेडी। शैल वी लेट्स क्रैक ऑन। तो सबसे पहले बात करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। ना आई एम श्योर डियर फ्रेंड्स यू नो मेनी थिंग्स अबाउट मंकी पॉक्स, क्योंकि हमने इसको करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था, एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज में भी इसको डिस्कस किया था, और आज भी इसके साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। World Health Organization for the second time in 2 years has declared a viral outbreak to be a public health emergency of international concern. पिछले 2 सालों में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी वायरल आउटब्रेक को WHO को PHEIC के तौर पर डिक्लेयर करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन वाज कोविड-19 और सेकंड वन इज मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है WHO ने। और दोस्तों, ये जो PHEIC कैटेगरी है, ये पेंडेमिक से एक पहले की कैटेगरी है, यानी कि अभी भी ये पेंडेमिक नहीं हुआ है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अभी ये PHEIC में है। और अगर ये और ज़्यादा इसके केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो बाद में इसको पेंडेमिक के तौर पर भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और WHO इस बार काफ़ी कॉशियस नज़र आ रहा है, क्योंकि कोविड के साथ क्या हुआ था वी ऑल नो वेरी वेल। स्टार्टिंग के वो डेज याद कीजिए जब दिसंबर 2019 के आसपास कोविड के कुछ केसेस अलग अलग जगहों पर नज़र आने लगे थे। WHO वाज नॉट दैट मच एक्टिव, और फिर फाइनली जाकर जनवरी 2020 में ये कोविड-19 जो है उसको डिक्लेयर किया कि ये डेंजरस हो सकता है। और उसके बाद जो है चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, दुनिया के अलग अलग देशों में ये फैलने लगा, और फिर WHO के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे, और काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी देश जो हैं वो WHO से काफ़ी नाराज़ थे कि आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे, एक्सेट्रा। तो अब WHO जो हैं ये थोड़ा कॉशियस हो चुका है। इससे पहले हमने इसके बारे में बात की थी कि मंकी पॉक्स जो हैं लंबे समय से अफ्रीका के कुछ देशों तक ही सीमित रहा है, या एंडेमिक रहा है, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि 6 मई 2022 को यूके में पहला मंकी पॉक्स का केस देखने को मिला। और आज देखिए 14,500 से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में हमें देखने को मिले हैं, और हमारे देश भारत में 4 इसके कंफर्म्ड केस जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं। विद इन अ मंथ एंड अ हाफ इट स्प्रेड टू 63 countries with Spain, Belgium and the US historically non-endemic for the virus beginning to report a spike in cases। ये मंकी पॉक्स की बात है कि 1.5 महीनों में 63 से ज़्यादा देशों में ये देखने को मिला, और नॉन एंडेमिक पहले अफ्रीका के कुछ देशों में ही लिमिटेड था, तो ये एंडेमिक था, लेकिन अब ये नॉन एंडेमिक देशों में भी हमें इसके केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। मंकी पॉक्स के बारे में एक और चीज़ आप समझ लीजिए। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है MCQ में कि क्या ये बैक्टीरिया से होता है, फंगी से होता है? द आंसर इज़ ये एक वायरस से होता है। रिमेंबर, राइट, मंकी पॉक्स एक वायरस से फैलता है, और ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है, राइट। ज़्यादातर केसेस में क्या देखने को मिला है, दोज मैन हु हैव सेक्स विथ मैन, तो जो गे कम्युनिटी हैं उसमें ये ज़्यादा देखने को मिला है, राइट, ये पर्टिकुलर मंकी पॉक्स। एंड दिस मेक्स इट इम्पोर्टेंट कि अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स होता है तो उसको हम ऐसा ना माने कि वो गे हैं और गे को ही ये होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर किसी पर इल्ज़ाम लगाना, या फिर जो कोविड के टाइम पर बहुत सारे लेसन्स हमने लर्न किए हैं कि किसी पर ऐसा ही उंगली उठा देना जो है दैट्स नॉट राइट। इससे ये वायरस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। इसको हैंडल करने के लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है, सर्विलेंस की ज़रूरत है, पब्लिक अवेयरनेस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और स्टिग्मेटाइजिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत रहेगी. वी नीड मोर डायग्नोस्टिक किट्स, राइट. तो ये सारी चीज़ों की तैयारी जो है वो सरकार को करनी पड़ेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ग्लोबल लेवल पर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें. जिन देशों में हुआ है तो उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखें. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मंकी पॉक्स को हैंडल करने में हमारे देश भारत को काम आ सकती हैं. और अभी तक मंकी पॉक्स जो है उसको एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कैटेगरी में रखा गया था. इसके ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं दिया गया था. मैंने इससे पहले भी बताया था कि अभी तक गरीब देशों में हो रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब डेवलप देश में होने लगा है तो एक चिंता का विषय जो है वो बन चुका है. Related to eradicated smallpox virus, monkeypox is suspected to have amplified due to reduced immunity against the smallpox virus. कहते हैं कि ये इसका खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो smallpox वायरस के इसको लेकर जो हमारी इम्यूनिटी है तो अब ये कम हुई है. तो इसी वजह से ये मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो हमें और ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं. इंडियन लैब्स एंड बायोटेक कंपनीज मस्ट step up research and mine their arsenal to prepare adequate defenses if the need arises. हमारे देश की जो लैब्स हैं, जो बायोटेक कंपनीज हैं, तो उनको रिसर्च करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ पर, और ज़्यादा सामान जो है इसके डिफेंस के लिए जो भी हमें चाहिए, लेट्स से पीपी किट, मास्क एक्सेट्रा, अगर ऐसी कोई चीज़ों की ज़रूरत रहेगी तो इसकी तैयारी भी हमें अभी से कर लेनी चाहिए. राइट. इट इज़ बेटर to prepare ourselves rather than be sorry later on. तो आई होप ये मंकी पॉक्स वाला टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज के हिंदू में हमें पढ़ने को मिलता है और काफ़ी अलग अलग एंगल से इसको लिखा गया है. विल टॉक अबाउट इट. राइट. तो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद क्या हुआ दुनिया भर में हम सब जानते हैं. राइट. इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वही डोमिनेट करेगा या फिर कोई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि दुनिया का कंट्रोल जो है वो अब क्या नए प्लेयर्स के पास आ जाएगा. लेट्स से चाइना सपोर्टेड बाय रशिया, क्या ऐसा हो जाएगा? विल ट्राई टू फाइंड दिस आंसर. जून 2022 की बात है जब जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने ये कहा कि ये यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया. ए टाइम ऑफ अनसर्टनिटी लाइज अहेड ऑफ अस, वी कैन नॉट फोरसी हाउ इट विल एंड. कि अब बहुत ही अनसर्टन दुनिया बन चुकी है और पता नहीं है कि अब आगे क्या होगा, ऐसा जर्मनी के चांसलर ने कहा. ना द थिंग इज़ के एक समय था जब जर्मनी वॉज लाइक ए ग्लोबल प्लेयर, खास करके एंजेला मर्कल जब जर्मनी के चांसलर थे तो उन्होंने पूरे यूरोप के लीडर के तौर पर जर्मनी ने एक प्रकार से आप कह सकते हैं जर्मनी वॉज लाइक पायलट के वही पूरे यूरोप की फॉरेन स्ट्रेटजी को एक हिसाब से आप कह सकते हैं, एक तरह से देख सकते हैं कि स्टीयर कर रहा था जर्मनी इन द सेंस कि उसको डायरेक्शन दे रहा था. लेकिन अब क्या हो गया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो पूरा ऑब्सेशन जो है वो इसी चीज़ पर है कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा. लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं. ऐसा नहीं है सिर्फ दुनिया में रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. तो उस पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं. अब जर्मनी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी विच हैड स्टीयर्ड यूरोपियन पॉलिटिक्स फॉर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, लगभग 20 सालों से जर्मनी ही पूरे यूरोपियन पॉलिटिक्स को डायरेक्शन दे रहा था. लेकिन ओलाफ स्कोल्स के बारे में कहते हैं कि उनके पास इतना कोई ख़ास फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस नहीं है. इमैनुअल मैक्रोन या फिर आप कह सकते हैं फ्रांस एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है एज फार एज यूरोप इज़ कंसर्न्ड. ग्लोबल प्लेयर भी हैं ऑफ कोर्स, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है फ्रांस, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है. अब इमैनुअल मैक्रोन एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स भी दिए थे, आपको याद होगा. लेकिन अब जो री इलेक्शन हुआ है उनका, तो अब वो थोड़े कमज़ोर हो चुके हैं बिकॉज अब अपोजिशन के पास भी काफ़ी सीट्स है फ्रेंच नेशनल असेंबली में. तो पहले जो इमैनुअल मैक्रोन एज ए पावरफुल लीडर जो डिसीजंस ले पाते थे, शायद अब वो ना ले पाए. तो वी कैन से कि
जर्मनी ओलाफ स्कोल्स की लीडरशिप के तहत उतना स्ट्रांगली एक्ट नहीं करेगा। सेम थिंग गोज़ विद फ्रांस। यूके की बात करें तो यूके में कैसे पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, चलो चीज़ें थोड़ी बहुत सेटल, बट यूके इज़ नॉट दैट स्टेबल ईदर। और यूरोप जो है इट अपियर्स रडरलेस यानी कि यूरोप के पास कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है। इट लुक्स लाइक यूरोप जो है वो अब खो चुका है कहीं ना कहीं अपने इश्यूज और अपने प्रॉब्लम्स में। यूक्रेन के जो इश्यू हैं, यूक्रेन रशिया ये वॉर जो है उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, देखिए एनर्जी की प्राइस काफ़ी बढ़ गई, इसकी इम्पैक्ट हम सब लोगों के ऊपर भी हो रही है। बहुत सारे देशों में फूड शॉर्टेज है, फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हमारे देश में भी हमें देखने को मिल रही है, राइट। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी देखने को मिली। तो पूरी दुनिया पर इसकी इम्पैक्ट हो रही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूरोप पर ही इसकी इम्पैक्ट हो रही है। और जो सैंक्शंस लगाए हैं, अब सैंक्शंस ने इतना कोई खास रिजल्ट अचीव नहीं किया है, डिलीवर नहीं किया है। चाइना और रशिया के रिलेशंस और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। क्वाड ने काफ़ी बातचीत की, ऑकस बनाया गया, फिर एक नया पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, इसमें कौन कौन से देश हैं, यूएसए हैं, यूके, देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है इसमें, एंड यू हैव जापान। तो ये देश जो हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। लेकिन ये भी एज ए होल जियोपॉलिटिक्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, राइट। दिस वन इज़ अबाउट इंडो पैसिफिक, ये इट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यहाँ पर भी लिमिटेड क्षेत्र की बात हो रही है। बट रशिया और चाइना जो हैं ये पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे अपने अंडर, खास करके चाइना जो है वो एक जो टॉप सीट है वहाँ पर बैठना चाहता है एक लंबे समय से, एज वी ऑल नो। और अब तो ऐसा लग रहा है कि वो और एग्रेसिव तरीके से कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग नेचर ऑफ रिलेशंस, अभी के पढ़न relationships in Asia, and considering that most Asian nations appear unwilling to take sides in the event of a conflict is important। ये चीज़ भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एशिया की बात करें तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफ़ी चेंज हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एशिया के देश हैं जो किसी भी साइड में जाना नहीं चाहते। वो ना तो नेटो की अम्ब्रेला के तहत काम करना चाहते हैं, ना तो वो चाइना के तहत रहना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और भारत जो है कहीं ना कहीं यही चीज़, हमारी जो स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करना चाहता है। देखिए चाइना के साथ तो हमारे रिलेशनशिप आने वाले कुछ सालों के लिए ख़राब ही रहने वाले हैं, लेकिन रशिया के साथ कैसे रहेंगे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या रशिया को हम एक ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह देख सकते हैं या फिर ये चीज़ चेंज हो जाएगी, वी डोंट नो। दूसरी चीज़, भारत को अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ भी एक नई स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा, राइट। पहले हम उनके साथ बातचीत नहीं करते थे, अब धीरे धीरे बातचीत जो है वो हमें करनी पड़ेगी। श्रीलंका में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ। अब श्रीलंका में जो सिन्हाला जनता अग्रलाया, जो वहाँ पर एक प्रकार से एक नई क्रांति जो नज़र आ रही है, तो ऐसा ना हो कि ये एंटी इंडिया हो जाए, तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है भारत को। अब्राहम एकॉर्ड्स हुए 2020 में, यूएई और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप धीरे धीरे मजबूत होते जा रहा है। अब रशिया जो है वो यूएई और इजराइल के साथ रिलेशनशिप मजबूत कर रहा है। चाइना जो है इज़ डूइंग द सेम थिंग विद यूएई इन इजराइल। और इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप अच्छे हैं, इंडिया यूएई के रिलेशनशिप अच्छे हैं। ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो हमने खुद ने ख़राब किए हैं। मैं यही मानता हूँ कि भारत की बहुत बड़ी गलती रही कि हमने यूएस की सारी बातें मान ली, और ईरान जो हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था, ऑयल एंड सारी चीज़ें रुपीज़ में भी प्रोवाइड कर देता था, तो यूएसए के प्रेशर में आकर हमने ईरान जैसे एक मित्र देश जो है उसके साथ इतना अच्छा नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अब ईरान जो है वो चाइना से और ज़्यादा नज़दीक हो चुका है। वी नो कि ईरान और वेस्टर्न वर्ल्ड के रिलेशनशिप कैसे हैं, तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, एज यू कैन सी, इज़न्ट इट। तो किस दिशा में दुनिया जा रही है थोड़ा डिफ़िकल्ट है कहना, थोड़ा नहीं, थोड़ा और डिफ़िकल्ट है कहना। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। डू यू नो, अभी कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया,
नेदरलैंड्स, ये सारे देश जो हैं अपने कोल प्लांट्स को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और कोल का जो एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप में ये और ज़्यादा बढ़ने लगा है। Fossil fuels are making a comeback and countries are rejecting the European Union's plan to reduce natural gas consumption by 15%. Fossil fuel जो हैं ये धीरे धीरे वापस फैशन में आने लगा है यूरोप में, और यूरोपियन यूनियन ने जो एक टारगेट रखा था कि 15% जितना नेचुरल गैस का कंजम्पशन कम करना है, तो बहुत सारे देश जो हैं इसको रिजेक्ट करने लगे हैं। हाल ही में डच, पॉलिश और दूसरे यूरोपियन फार्मर्स जो हैं उन्होंने एग्रीकल्चर में एमिशन कट के जो टारगेट्स हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, विरोध किया। और रिन्यूएबल्स की बात करें तो समर और विंटर में विनो के वहाँ पर अभी टेम्परेचर्स कितने हाई हो चुके हैं, तो एयर कंडीशन और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ चुका है। तो रिन्यूएबल्स नहीं, जो नॉन रिन्यूएबल, बेग पार्डन, ये कॉल बेसिकली, राइट, जिसका इस्तेमाल लाइक नॉन रिन्यूएबल, तो ये कॉल का इस्तेमाल जो है वो यूरोप में ज़्यादा हुआ है और उसकी डिमांड भी बढ़ी है कि भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें हमारा एसी जो है वो ऑन कर रखना है, राइट, फॉरगेट अबाउट योर सोलर पावर एक्सेट्रा, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें और वो भी चीप रेट में। क्योंकि यूरोप जो है वो यूक्रेन और ये वॉर और इसकी इम्पैक्ट है, और रिसेशन की तरफ ऐसा कहते हैं कि रिसेशन हो सकता है यूरोप में, राइट। तो अब अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर आप क्लाइमेट एक्शन को लेकर उतने ज़्यादा कमिटेड नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको वो पैसे चाहिए, आपका एपेटाइट ही नहीं होगा पैसे खर्च करने का, तो फिर क्या करेंगे। यूएसए की जो सेनेट है और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भी क्लाइमेट एक्शन के कुछ ऐसे डिसीजंस को या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को हटा दिया है, ऐसा कह दिया कि अभी नहीं, बाद में। तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग। वी नो के हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज का सहारा लेना पड़ेगा, और यहाँ पर कुछ ऐसे डेवलप देश हैं जो अपनी पॉलिसीज़ को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न है, बहुत सारे गहरे कारणों की बात करें तो एक तो ये है कि आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और ऑयल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। काफ़ी लाखों अरबों रुपए जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं ऑयल और इन सारी चीज़ों के एक्सप्लोरेशन में, तो वो ऐसे ही थोड़ा ही अपना नुकसान होने देंगे। और ये मानना भी थोड़ा फुलिश है कि ये सारे डेवलप देश जो हैं वो ईज़िली ये ट्रांजिशन जो है वो होने देंगे। उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं तो दे विल लुक आफ्टर देयर प्रॉफिट एज वेल, ये हकीकत है। दूसरी चीज़, वी हैव टू टेक ए स्टैंड, वी इन द सेंस इंडिया के साथ दूसरे जो डेवलपिंग देश हैं उनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। द रीज़न इज़ कि ये जो डेवलप देश है बहुत कम देश हैं, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं वो आप देखेंगे डेवलपिंग स्टेट में हैं, और छोटे छोटे आइलैंड नेशन, मीन्स आप इमेजिन कीजिए कि आपका पूरा आइलैंड, आपका पूरा देश जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा अगर क्लाइमेट एक्शन को, मीन्स हमने एक्शन नहीं लिए, क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो। लेकिन क्योंकि ये डेवलप देशों के लिए अभी ख़तरा जो है वो दूर है, अभी उनको उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, मीन्स अब होने लगा है धीरे धीरे, जिस प्रकार से एक्स्ट्रा बारिश हो रही हैं। एक लंबे समय के बाद जर्मनी में बाढ़ आई थी 1-2 साल पहले, अभी जो यूके और कुछ ऐसे देशों में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया, लाइक इट मीन्स उनके लिए ये बर्दाश्त करना पॉसिबल, इट्स लाइक के गुजरात में अगर टेम्परेचर इतना गिर जाए कि -1 -10 हो जाए तो गुजरात के लोगों के लिए इट विल बी अनबेरेबल। तो सेम थिंग, 40 डिग्री सेल्सियस इज़ अनबेरेबल फॉर पीपल ऑफ यूके एंड अदर यूरोपियन नेशंस। तो इतनी ज़्यादा गर्मी तो उनको भी अब महसूस होने लगा है, लेकिन फिर भी दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट के पैसे खर्च ना करने पड़े। Western nations have already started reinterpreting the Paris Agreement and look to downgrade their commitment. वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो क्या कर रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो अपने कमिटमेंट्स किए थे ना उनको रीइंटरप्रेट कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत जितना कम हो सके उसको करने की कोशिश कर रहा है, और अपने कमिटमेंट को फिर से डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। द रीज़न आई एम सेइंग दिस थिंग इज़ बिकॉज देखिए उनको क्या था, उनको पैसे देने थे, राइट, हर साल
$100 बिलियन जो हैं वो निकालने थे। तो ये सारे देश, डेवलप देशों ने, क्योंकि क्लाइमेट चेंज स्टार्टिंग कहाँ से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1750s के आसपास से स्टार्ट हुआ, तो तब से क्लाइमेट चेंज जो है उसकी शुरुआत हुई है। तो ये सारे डेवलप देशों ने करोड़ों रुपए कमा लिए, अपने देश को अंडर डेवलप में से डेवलप बना लिया। तो अब सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया, तो सबसे ज़्यादा उसको रिपेयर करने के लिए पैसे भी उन्हें ही निकालने चाहिए। तो कमिटमेंट हुए, लेकिन पैसे निकालने की जब बात आती है तो पैसे वो नहीं निकालते। तो अभी वो क्या चाहते हैं कि अपनी इकोनॉमीज़ को बूस्ट करना चाहते हैं, और जब अच्छा वक्त आएगा तब ये पैसे देंगे। तो दैट मीन्स कि आज भी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है उनकी, कि अपनी इकोनॉमी को संभालो, अपने लोगों को संभालो, अपनी वोट बैंक को संभालो। बाद में अगर सारी चीज़ें सही हो जाएगी, रिसेशन विसेशन नहीं आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, इकोनॉमी थोड़ी अच्छी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में आ जाए, उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के बारे में पैसे रोकना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो करेंगे। तो ये हो रहा है वहाँ पर। और जो ग्लोबल पिकिंग है, ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 4 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, उसमें ग्लोबल पिकिंग के बारे में बताया गया है कि इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म टेम्परेचर goals set out in Article 2, parties aim to reach global picking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that picking will take longer for developing country parties. ग्लोबल पिकिंग में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो देखिए, एक एवरेज जो टेम्परेचर, एक एवरेज पीक होता है एमिशन का, तो ऑफ कोर्स जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं वो पहले, उनका पीक जो है वो पहले आ जाएगा। डेवलपिंग देश जो है उसका पीक बाद में आएगा। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये डेवलप हो चुके हैं। तो उन्होंने पहले बहुत सारा कोयला, ये वो सारी चीज़ें जला ली, बिल्डिंग्स बना ली, और बहुत सारी चीज़ें जब उनको पूरा सेटअप करना था तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी सारा कार्बन एमिट कर लिया। अब धीरे धीरे उनका कार्बन एमिशन जो है वो स्टैटिक हो जाएगा या फिर कम होने लगेगा। डेवलपिंग देशों का जो है वो अब बढ़ेगा, और उसके बाद वो एक पीक पर पहुंचेगा, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से उनका डाउनफॉल होगा, राइट। तो दिस इज़ ग्लोबल पिकिंग। अब वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या करने की ज़रूरत है? सिर्फ नेट ज़ीरो नहीं, नेट ज़ीरो से कुछ नहीं होगा। नेट ज़ीरो के बाद उनको नेट माइनस अचीव करना है। ये इंटीजर की जो लाइन होती है मैथ्स में हम पढ़ते हैं, राइट। तो दिस इज़ प्लस, देन दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ माइनस। तो अब यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर पहुँचिए, और यहाँ से फिर आपको नेगेटिव में भी जाना पड़ेगा ये वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि जब वेस्टर्न वर्ल्ड नेगेटिव ज़ीरो पर पहुँचेगा तब कहीं ना कहीं डेवलपिंग वर्ल्ड जो है वो पीक पर होगा। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही ये नेट ज़ीरो से नेट माइनस में जाएंगे तो धीरे धीरे डेवलपिंग वर्ल्ड जो है वो नेट ज़ीरो की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर के जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, उन्होंने क्या कहा कि नेट ज़ीरो प्लान मस्ट नॉट क्लोबर पीपल, कि नेट ज़ीरो की वजह से ऐसा ना हो कि हमारे लोग जो हैं उनके लिए एक एक फांसी का फंदा हो जाए, या फिर उनको रोके, या फिर इट शुड नॉट बी लाइक ए बाधा। ऐसा ना हो कि हमारी तर्क की ना हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि $100 बिलियन हर साल निकालने थे, अब भी ये पैसे जो है डेवलप वर्ल्ड नहीं निकाल रहा है। तो ये डेवलप्ड वर्ल्ड में क्या देखने को मिल रहा है हमें, यूएसए और यूरोप के कुछ देशों में, कि वो पैसे नहीं निकालना चाहते, और ट्रांजिशन जो है वो इनकी वजह से स्लो हो रहा है। तो इंडिया एक ऐसा देश है जो इसमें एक स्टैंड ले सकता है, और हमारे साथ दूसरे डेवलपिंग देश को हम जोड़ सकते हैं। और आने वाली जो मीटिंग है COP27 की, जो इजिप्ट में होने वाली है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम ये सारे डेवलप्ड देशों को अकाउंटेबल ठहराएं। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अब बात करते हैं थिएटर कमांड के बारे में। राजनाथ सिंह साहब ने री एम्फेसाइज किया है कि हमें डिफेंस रिफॉर्म पॉलिसी प्रायोरिटी में जॉइंट थिएटर कमांड्स क्रिएट करने हैं। यानी कि भारत जो है उसके लिए एक डिफेंस रिफॉर्म की प्रायोरिटी ये है कि हम जॉइंट थिएटर कमांड क्रिएट करें। वॉरफेयर जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि थिएटर कमांड जो है उसमें तीनों सर्विसेज की बेस्ट चीज़ें जो हैं वो बनाकर एक नया थिएटर क्रिएट किया जाता है, एक नया पॉइंट क्रिएट किया जाता है। हमारे देश में 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं। अब इनको इकट्ठा करके हम इनको थिएटर कमांड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, राइट।
one of the theaterization models under consideration involves the establishment of 4 new integrated commands, कि 4 नए इंटीग्रेटेड कमांड बनाए जा सकते हैं. 2 लैंड सेंट्रिक कमांड्स होंगे, एक एयर डिफेंस कमांड होगा और एक मैरीटाइम कमांड होगा, ताकि हम हमारी मिलिट्री के रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकें. और दूसरी तरफ एयरफोर्स का कहना ये है कि देखिए हमारे पास टोटल 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, हमारे पास सिर्फ 30 हैं, और अगर आप ऐसे एयरफोर्स का सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एयरफोर्स की ताकत जो है वो कम हो सकती है. और एयरफोर्स जो है ये दोनों चीज़ों के लिए, ऑफेंसिव के लिए और डिफेंसिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका काफ़ी जुडिशियस तरीके से हम इस्तेमाल करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये थिएटर कमांड क्रिएट करने के लिए सरकार ने गवर्नमेंट ने एक 8 मेंबर वाली कमेटी बनाई थी, एक पैनल बनाई थी, जिसके हेड थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब. जून 2021 में ये बनाई थी और इसको अप्रैल 2022 तक अपना रिपोर्ट जो है वो देना था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट दिसंबर जनरल रावत साहब जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं रहे. तो सरकार को अब जल्द से जल्द एक CDS अपॉइंट करने की ज़रूरत है, और CDS जैसे ही अपॉइंट हो जाए वैसे ही हमें हमारे ये थिएटर कमांड पर काम जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए. पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो एक्सिस हुआ है, एक्सिस इन द सेंस उन दोनों की जो फ्रेंडशिप हुई है, और ज़्यादा गहराई से वो लोग हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस काफ़ी बढ़ चुके हैं. तो वी नीड टू हरी अप अ लिटिल बिट, राइट. ऑलरेडी हम यहाँ पर लेट हो चुके हैं. और चाइना ने पिछले 1 दशक में 5 ऐसे थिएटर कमांड्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं. और PLA जो है, पहले बहुत सारे सोल्जर्स थे, तो लगभग 3 लाख जितने सोल्जर्स को भी उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया. अब वो मशीन्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है. पहला एक वक्त था जब जितने ज़्यादा सैनिक उतनी ज़्यादा ताकतवर आपकी मिलिट्री होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आपको सारी चीज़ों का एक फ़ाइन बैलेंस लेकर चलना पड़ता है. तो लेट्स होप कि जल्दी CDS आ जाएंगे, एक नए CDS को अपॉइंट किया जाएगा और थिएटराइजेशन जो है उसको फिर से ये प्रोसेस जो है उसको रिस्टार्ट किया जाएगा. दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक जो है इट्स अबाउट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है विल बी टू द पॉइंट, इसको कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अब अभी एक केस आया है 26 साल पहले का. राज बब्बर ने किसी पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट किया था 1996 में, तो इनको 2 साल की सज़ा हुई है. और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने हाल ही में कहा है कि जुडिशरी जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही आंसर करती है, इसके अलावा किसी को लिए आंसरेबल नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस इवेंचुअली लोग. अब हर एक सोसाइटी में जजेस और स्कॉलर्स जो हैं उनको हाईएस्ट एस्टीम दिया जाता है, राइट. सारी सोसाइटी शायद चेंज हो जाए, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं, जो जजेस हैं, उनसे यही अपेक्षा रखी जाती है कि उनका जो धर्म है, उनका जो कर्म है, उनका जो धर्म है कि जजेस जो हैं वो किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे, राइट. जो सत्य है उसका साथ देंगे. सेम थिंग जो स्कॉलर्स होते हैं तो वो भी हकीकत बताते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस जो हैं वो दुनिया के सामने रखते हैं, ताकि दुनिया जो है वो, देश जो है वो डिसीजन, सोसाइटी जो है वो डिसीजन ले सके. अब हमारे देश में 4.5 करोड़ जितने केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं. और जब एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बॉटम 15 परसेंटाइल में आते हैं. तो जुडिशरी को ये समझना चाहिए कि जब तक ये पेंडिंग केसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे और नए केसेस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, केसेस का इन द सेंस कि अगर नया कोई केस है, मीन्स पुराने केस इतने हैं, नया केस फाइल करोगे तो कब आपका नंबर आएगा, जस्ट इमेजिन. और हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर हमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, लोग उतने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, भारत को आज भी वो एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पर नहीं देखा जाता. उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न है कि हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट जो है वो बहुत ही वीक है, राइट. बहुत वीक है इन द सेंस कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर ऐसा नहीं जो चूना लगा देते हैं, कंपनी पैसा नहीं देती हैं, ये सारी चीज़ें पता है क्यों हो रही है, क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी वीक. अगर बिजनेस वर्ल्ड में ये पता होता कि आपने कुछ गलत किया, आपको मुझे पैसे देने, आप नहीं दे रहे हैं, इफ आई गो एंड नॉक द डोर्स ऑफ कोर्ट,
तो लगभग 2-3 महीनों के अंदर केस अगर फाइनलाइज हो जाएगा, जजमेंट आ जाएगा, इतना स्विफ्ट रहता सिस्टम, तो कोई भी ऐसी कोई चोरी करने की या फिर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई चीज़ें नहीं करता, राइट। अगर आप वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी करते तो भी लोग जो हैं वो उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते, क्योंकि पता रहता कि चीटिंग विटिंग चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें खुलेआम हो रही है, इसी वजह से बड़े बड़े पैसे जो हैं वो हमारे देश की तरफ नहीं आते हैं। और अगर हमें डेवलप्ड देश बनना है तो वी हैव टू ग्रो, और ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टॉप 50 देशों में आए। और इसके लिए कोर्ट्स को तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना ही है। आई वुड से कोर्ट के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है। कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट, कोर्ट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी दूसरी जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट ही फुलफ़िल कर सकती है। तो दोनों कोर्ट्स और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना होगा, तब जाकर यहाँ पर हमारा रैंक इम्प्रूव होगा, रैंक इम्प्रूव होगा, विजिबल होगा इम्प्रूवमेंट। देन डेवलपमेंट जो है वो it's not that difficult task for India, trust me. And that's everything as far as today's discussion is concerned. I'll see you soon with some more lectures. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.